Hello students, today we are starting with the history chapter, a new topic. History chapter 3. Nationalism in India. Now students, what is the meaning of the word nationalism? First of all, ध्यान से समझिए. ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पूरा ब्रिटिश हिस्ट्री समझ लिया है, राइट? बट दिस चैप्टर इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नेशनलिज्म, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडिया में पॉलिसीज की ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है. पूरा 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री इसी पे बेस्ड था. बट इंडियंस ने सामने से कैसे रिएक्ट किया, इंडियंस ने हमारे लीडर्स को और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को किस तरह से इंटरप्रीट किया, किस तरह से इंडियंस ने सपोर्ट दिया, क्या इंडियंस के दिमाग में नेशनलिज्म की भावना थी? नाउ व्हेन आई एम सेइंग इंडियंस, आई मीन पीपल ऑफ डिफरेंट इंडियन कम्युनिटीज एंड कास्ट. तो क्या हर इंडियन कम्युनिटी और कास्ट ने सच में नेशनलिज्म को समझा था? क्या हर एक इंसान ने सच में इन लीडर्स को इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझा था? दैट इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. ओके, सो आई एम रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, स्टूडेंट्स. Nationalism in India. In India, and as in many other colonies, India was a colony of the British, that we already know. The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial government. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. People started discovering themselves with their struggle against the colonialism. Right? मतलब against the British policies. The sense of being oppressed. देखिए पहले कैसा होता था कि सपोज एक बड़ौदा का सिटीजन है तो वो बड़ौदा के किंग के नीचे होता था. अहमदाबाद का सिटीजन अहमदाबाद के किंग के नीचे होता था. ठीक है, तो सपोज अगर बड़ौदा का सिटीजन खुश का ना हो तो अहमदाबाद का सिटीजन ये सोचता था कि यार मैं तो खुश हूं अपने राजा के नीचे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बड़ौदा के राजा को भी डिफीट किया, अहमदाबाद के राजा को भी डिफीट किया. दिस रिजल्टेड इन यूनाइटिंग इंडिया. सारे दुखियारे एक साथ हो गए. जो हाल बड़ौदा का है वही अहमदाबाद का है. ब्रिटिशर्स तो हर जगह यही करते हैं, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा. समझे आप? पहले क्या होता था भाई, एक राजा अगर ऑप्रेसिव हो तो लोग ऐसा मानते थे कि भाई दूसरे राजा के लोग तो खुश है, खाली हमारी प्रॉब्लम है तो हमें फेस करनी पड़ेगी. लेकिन अब क्या था, राजा पूरे इंडिया के ब्रिटिश और लोग सारे तंग. पीपल हैड टू यूनाइट, राइट? सो दिस प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. But each class and group felt the effect of colonialism differently. The experiences were different. Colonialism भले मूवमेंट एक था ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया को गुलाम बनाने का, लेकिन इसके इफेक्ट्स सबके ऊपर अलग अलग थे. The experiences and the opinion of freedom was not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together under one movement. कांग्रेस ने बहुत ट्राई किया, इसमें मेन लीडर ही थे महात्मा गांधी, जिन्होंने ट्राई किया कि ये सारे लोग उस नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ पाए, राइट? बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. यूनिटी तो हुई, लेकिन यूनिटी के बीच में क्लैशेस भी होते थे, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लैशेस बिटवीन वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, क्लैशेस बिटवीन high classes and depressed classes, clashes between Hindus and Muslims. तो कांग्रेस को भी बहुत दिक्कत आती थी गांधी जी को कि किस तरह से सबको डिफरेंसेस भुला के यूनाइट करना. इट वॉज अ हर्क्यूलिन टास्क फॉर द पीपल ऑफ कांग्रेस एज वेल एज फॉर द nationalist leaders.
So now we are going to the first part of the chapter, the First World War, right? So India after the World War I. Now, first of all, the war created a economic and political situation. तो सबसे पहले तो देखिए क्या हुआ इफेक्ट ऑफ वॉर. सबसे पहला इफेक्ट ये हुआ कि इट रेड अ ह्यूज एक्सपेंस ब्रिटिशर्स के लिए. ब्रिटिशर्स का डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यूनिफॉर्म्स और वेपन्स के लिए फाइनेंस चाहिए था. दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस. तो टैक्सेस ऑन इंडियंस वेर इंक्रीज्ड. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए खुद के खर्चे निकालने के लिए वॉर के. Through the years, the prices also increased. The prices kept on doubling. Prices of goods doubled between 1913 to 1918. Okay? अब इसमें it was extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers. Forced recruitment of soldiers. Forced recruitment मतलब कंपलसरी मिलिट्री ज्वाइन करने का. किसके साइड से? ब्रिटिशर्स के साइड से. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ विलेजर्स. भाई जो भी विलेजर्स हैं उनको ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करके और जर्मनी भेजा जाता था लड़ने के लिए. Then in 1989, 18 and 19, the crops failed. In 18, 19 and 19, 20, 21. These are the later periods of the war. War खत्म होने के बाद के periods. The crops failed across India. इसके अलावा This was accompanied by influenza epidemic. इसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं स्टूडेंट्स. Influenza epidemic. This is also called the Spanish flu. ये इंडिया में हुआ जिसकी वजह से 12 to 13 million people perished. मतलब died. तो ये देखिए इवन नेचर के वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स थे. तो ये सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को हुए. बराबर. और ये वो सिचुएशन था जब इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी. और तभी गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए. इट वॉज इन दिस पीरियड. एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 to 1919. दैट वॉज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए. पहले 3-4 सालों में उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह किए. फिर उन्होंने 1919 में वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने मेन मूवमेंट्स चालू किए. तो प्लीज नोट डाउन दिस. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सो इट इज बेटर इफ यू राइट इट डाउन. Write it in your notebook. Okay, you can pause the video and write because I have to go further. Now students, the second thing we are going to study is the idea of satyagraha. अब ये सत्याग्रह का आइडिया आया कहां से? देखिए, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. He had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime. Racist regime आपको पता है, साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और व्हाइट्स का
बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और महात्मा गांधी ने वहां के ब्लैक्स को सपोर्ट किया था। तो ही ऑलरेडी न्यू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, लेकिन इंडिया में क्या था, इट वॉज अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। वहां पे इट वॉज इन फेवर ऑफ ब्लैक्स अगेंस्ट द व्हाइट्स। सत्याग्रह का मतलब है द सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य नो आग्रह। इट इज अ गुजराती वर्ड, सत्याग्रह, सत्य नो आग्रह। आग्रह मतलब सर्च, सत्य मीन्स ट्रूथ, तो सत्याग्रह मीन्स the search for truth. It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. And without seeking vengeance or being aggressive, मतलब without violence, इसका मोटो एक ही था, to fight without violence. ठीक है, गांधी जी एक ही चीज बोलते थे कि वायोलेंस, टॉर्चर, ये सब चीजें जो है हमारे अंदर के इंसान को खत्म कर देते हैं। वायोलेंस और टॉर्चर हमारी नफरत को बढ़ाते हैं, तो हमें हमारे अंदर नफरत नहीं बढ़ानी है, हमें ब्रिटिशर्स को प्यार से यहां से निकालना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गांधी जी का तरीका गलत था। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स पे वायोलेंस के नाम पर बंद नहीं किया होता तो इंडिया को इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जाता। ऐसा भी माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस या फिर अपने दूसरे जो हमारे लेफ्ट विंग लीडर्स थे जो वायोलेंस से इंडिया को फ्रीडम देना चाहते थे, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इन सब के तरीके से अगर हम जाते तो शायद इंडिया को फ्रीडम जल्दी मिल जाता। लेकिन गांधी जी की वजह से लेट मिला, गांधी जी की वजह से इन सब लोगों को मारा गया। स्टूडेंट्स, एज अ हिस्ट्री टीचर आई कैन टेल यू कि गांधी जी जो थे ना, वो बहुत ही दूर की सोच रखने वाले थे। दूर की सोच में क्या होता है, गांधी जी ये सोचते थे कि अगर वायोलेंस से हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स जल्दी मिल जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जल्दी मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के तरीके से कि ऑपरेसर को खत्म कर दो, या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स को मार दो, ये तरीके से इंडिया को फ्रीडम जल्दी मिल सकता था। लेकिन गांधी जी का कहना क्या था कि सपोज अगर ब्रिटिशर्स इस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे और अगर फ्यूचर में ये कंट्रीज ऑफ यूरोप यूनाइट हो गए और कोई सुपर पावर इंडिया पे फिर से अटैक करे, क्या हमारे पास इतनी मिलिट्री है? आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आप सोचिए, अगर यूरोपियन कंट्रीज में से कोई एक हम पर अटैक करता है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस हो, अभी तो इनका पूरा यूनियन बन चुका है, अगर इनका मिलिट्री हम पे अटैक करता है, क्या इंडिया के पास इतनी मिलिट्री में टेक्नोलॉजी है कि हम इनसे फाइट कर पाए? आई कैन टेल यू नहीं है। वी डोंट हैव, वी हैव द मैन पावर, हमारे पास नंबर्स में आर्मी है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली डिफेंस में वी आर अ वीकर कंट्री। तो गांधी जी को यह चाहिए था कि जो ये 300 साल से ब्रिटिश रूल चल रहा है, भले उसमें इंडिपेंडेंस 20-25 साल लेट मिले, कुछ लोग बोलते हैं 1920 में मिल सकता था, 1930 में, 1940s के अर्लियर में, ठीक है, गांधी जी का यह कहना था भले 20-25 साल लेट मिले, लेकिन ऐसा मिले कि फ्यूचर में कोई चांस ना हो इनके वापस आने का, इनको कोई मौका नहीं होना चाहिए कि ये वापस आए, दोस्ती के रिश्ते से इनको जाने देना है, ठीक है। और इसके लिए उनको कन्विंस करना लोगों को बहुत मुश्किल भी होता था, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, एक बार रिवॉल्यूशन की बात आ जाती है ना, तो लोग तो सीधा मारने को दौड़ते हैं। उनको ये कन्विंस करना, नहीं भाई मारना नहीं है, खुद भले मरो, दूसरों को मत मारो, लेकिन सर झुकाना भी नहीं है, कटाना भले है, लेकिन लोगों के लिए ये चीजें समझना मुश्किल है। कितने ही लोग गांधी जी को सेल्फिश भी बोलते हैं,
भाई ये क्या बात हुई, इंडियंस मरते थे और गांधी जी कुछ नहीं करते थे? इंडियंस तो स्टूडेंट्स वैसे भी मरते थे, वॉर्स होती तो भी मरते थे, वायोलेंस होते तो भी मरते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब 1930s में उनको फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। लेकिन क्या उन लोगों की वजह से इंडिपेंडेंस मिला? नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कभी भी वायोलेंस करने वाले लीडर्स से कोई डर लगता ही नहीं था। क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो एक ही उसूल था, जो वायोलेंस करे उसको या तो मार दो या तो फांसी लगा दो, बात खत्म, उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व। गांधी जी से उनको डर लगता था, क्यों? क्योंकि गांधी जी विदाउट वायोलेंस करते थे। गांधी जी उनको कोई मौका ही नहीं देते थे कि वो उनके ऊपर कोई भी तरह की गोली चलाए या उनको मारे। ज्यादा से ज्यादा गांधी जी को अरेस्ट कर सकते थे, वो भी गांधी जी खुद लॉयर थे तो वो छूट जाते थे। दिस वॉज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ गांधी जी, ही डिड नॉट गिव अ पॉइंट टू देम टू किल हिम। वरना ब्रिटिशर्स का बस चले ना तो एक मौका मिलते ही लोगों को मारे। Now we have studied that briefly about Gandhi ji. Now we are studying about the Rowlatt Act. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एज अ हिस्टोरियन आई एम ओनली फेवरिंग गांधी जी, इट इज नॉट लाइक दैट। आई एम अ हिस्ट्री टीचर एंड आई नो द फैक्ट्स, ओके, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अ हिस्ट्री टीचर इट इज माय ड्यूटी टू प्रेजेंट द फैक्ट्स टू यू, ओके। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु फॉट वायोलेंटली, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन सबके लिए हम सबके अंदर ह्यूज रिस्पेक्ट है, राइट। बट गांधी जी की एक बात सही है कि वायोलेंस करने से आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आप आंख निकालते जाओ, सब अंधे हो जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आज ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? उसका रीजन यही था, ईंट का जवाब पत्थर। और ये कभी स्टॉप नहीं होता अगर यूएन नहीं बना होता। और यूएन ने भी वही काम किया जो गांधी जी ने किया। उन्होंने पीस कमिटीज बनाई, उन्होंने वायोलेंस स्टॉप करके टॉक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया। सो एम्बेडेड विद द सक्सेस, गांधी जी इन 1919 में गांधी जी ने सबसे पहले लॉन्च किया नेशन वाइड सत्याग्रह अंडर द प्रोपोज्ड राउलेट एक्ट ऑफ 1919। तो राउलेट एक्ट में क्या था? राउलेट एक्ट जो था ये गांधी जी का पहला ऐसा मूवमेंट है जो इंडिया में गांधी जी बड़ा मूवमेंट करने वाले थे अगेंस्ट द राउलेट सत्याग्रह। तो ये राउलेट एक्ट हैड बीन पास्ड in इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है ना, उसको उस टाइम पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। इट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन मेंबर्स बट स्टिल पास्ड। फिर भी इसको पास किया गया स्टूडेंट्स। It gave government enormous powers to repress political activities, allowed detention of political prisoners without trial, allowed detention for 2 years without trial in court। तो ये तो स्टूडेंट सीधे सीधे
कानून को ब्रेक करने के बराबर है। ऐसा कानून पास किया गया कि इंडियंस को सिर्फ शक के बिना पर अरेस्ट किया जा सकता है और 2 साल तक उनको जेल में रखा जा सकता है, वो भी विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट, सिर्फ शक के नाम पर। तो गांधी जी ने इसके लिए नॉन वायोलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, विच वॉज स्टार्टिंग विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। इसमें रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड। हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, हड़ताल मतलब स्ट्राइक, डोंट गो टू वर्क, स्ट्राइक। इसमें शॉप्स क्लोज डाउन, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, अलार्म्ड बाय सच absurd and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोकल लीडर्स को सब जगह से पिकअप कर दिया, मतलब अरेस्ट कर दिया। तो लोकल लीडर्स were arrested and Gandhi ji was forbidden to enter Delhi, which was the main place. Delhi and Amritsar were the main place of this conflict. On the 10th of April, the police in Amritsar fired upon peaceful protest. स्टूडेंट्स इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इतना आप लिख लीजिए। So, जलियांवाला बाग मैसेकर, टेंथ ऑफ अप्रैल, पुलिस imposed martial law. मार्शल लॉ मतलब कर्फ्यू इन अमृतसर। एंड ऑन द 13th of April 1919, this is the date when Jallianwala Bagh massacre took place. बराबर, large crowd gathered peacefully in the Jallianwala Bagh in Amritsar, and General N. Dyer, he fired upon them and killed Indians. ठीक है, इसमें ऑफिशियल न्यूज जो है इसमें वो ये है कि अराउंड 350 और 400 पीपल वेर किल्ड, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ कांग्रेस मोर देन 1000 पीपल वेर किल्ड। कांग्रेस कमिटी के हिसाब से 1000 पीपल, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ओनली 300 वेर किल्ड। पर एक्चुअली में दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल अटैक्स ऑन इंडिया। और जनरल नील डायर ने क्लियरली बोला था कि उसको एक मॉरल इफेक्ट करना था इंडियंस के ऊपर, उसको इंडियंस के अंदर डर बिठाना था कि अगर आप कोई भी तरह का प्रोटेस्ट करोगे, भले पीसफुली हो, तो भी हम तो ऐसे ही मारेंगे। बराबर, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हें सिर्फ हमारे लिए मरना है, ये उसको साबित करना था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डिड दिस थिंग। इसके अलावा there were strikes and clashes in North India। इसकी वजह से
पूरे नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक्स और क्लैशेस हुए एंड ब्रिटिशर्स इंसल्टेड द इंडियंस by making rub their noses on the ground and doing सलाम. ब्रिटिशर्स कंपल्सरी बोलते थे इंडियंस को कि किसी भी ब्रिटिशर को देखो तो सलाम करना ही है, और सारे इंडियन सत्याग्रही नीचे झुको और जमीन पर अपनी नाक रगड़ो. ऐसी सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंसल्ट किया था उस टाइम पर. लेकिन स्टूडेंट्स, ये राउलेट सत्याग्रह इट वाज मोस्टली लिमिटेड टू स्मॉल टाउन्स. गांधी जी को ऐसा था कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में होना चाहिए. खाली अमृतसर दिल्ली में ये थोड़े टाउन्स में ये मूवमेंट होगा उससे बात नहीं बनेगी. पूरे इंडिया में मूवमेंट होना चाहिए एंड ही वांटेड सच मूवमेंट टू टेक प्लेस. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. इफ यू हैव नॉट रिटन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट. थोड़ा वीडियो को पीछे लेके पॉज कीजिएगा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रबिंग. Now, what did Gandhiji do? See, Gandhiji started the Khilafat movement and later on the non-cooperation movement. अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो इम्प्रिजन किया था सुल्तान ऑफ टर्की को, जिसको बोला जाता था खलीफा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. सुल्तान ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड द खलीफा, मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और उसको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया, उसके पावर्स छीन लिए. तो इंडिया में दो भाई शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया. बराबर. गांधी जी गेव सपोर्ट टू द मुस्लिम्स इन रिटर्न कि जैसे ही खिलाफत इश्यू सॉल्व होगा, मुस्लिम्स हमें सपोर्ट करेंगे इंडियंस को, यानी हिंदूज को, इन लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वेंट. एंड पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ, मतलब इट वाज स्टार्टेड बाय द मुस्लिम्स एंड हिंदूज गेव सपोर्ट, एंड लेटर ऑन व्हेन द खिलाफत इश्यू वाज सॉल्व्ड, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड आस्क्ड मुस्लिम्स टू सपोर्ट इट. तो ये दोनों मूवमेंट्स एक के बाद एक शुरू हो गए. No need to write this. This is only for explanation. Now, why non-cooperation? Non-cooperation की जरूरत क्या थी? तो गांधी जी जो है, in his book हिंद स्वराज, ये अंडरलाइन कीजिए, he declared that British rule was established with the cooperation of Indians. भाई कुछ इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के गुड्स को खरीदा था और कुछ इंडियंस ब्रिटिशर्स को हेट नहीं करते थे, इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया है. तो अगर इसका ऑपोजिट किया जाए, अगर ब्रिटिशर्स को हेट किया जाए और अगर ब्रिटिशर्स को हम यहां से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमारे लिए यह बहुत जरूरी होगा कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट करें. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इसमें गांधी जी ने बहुत ही बड़ा मूवमेंट किया. इसमें बॉयकॉट होता था सबसे पहले तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो चीजें थी उसमें गांधी जी ने क्या अनाउंसमेंट्स किए.
इसमें स्टूडेंट्स मेनली 3 अनाउंसमेंट्स हुए। एक तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट मतलब इनको अवॉइड करो, ब्रिटिश गुड्स को अवॉइड करो, जॉब्स को अवॉइड करो, स्कूल्स को अवॉइड करो, कॉलेजेस को अवॉइड करो, बराबर, एटसेट्रा। इसके अलावा यूज बॉनफायर्स, मतलब होलियां जलाई गई। गांधी जी ने बोला ऐसी होली जलाओ जो दिखे दिल्ली से लंदन तक। इस बार हम होली में लकड़ी नहीं जलाएंगे, ब्रिटिश गुड्स की होली जलाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी होली जलाई गई, गांधी जी खुद वहां पर बैठे थे, उन्होंने अपने सूट, शर्ट, पैंट सब उतार के डाल दिए और खुद लुंगी पहन के बैठ गए। एंड गांधी जी ने बोला सबको ये करने के लिए, और उन्होंने बोला ऐसी मस्त शानदार होली जलेगी, दिल्ली से लंदन तक धुआं जाना चाहिए, ऐसी होली जलनी चाहिए। नॉट ज्योग्राफिकली, इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब न्यूज यहां से वहां तक जानी चाहिए कि तुम्हारा कपड़े और इन सब का हम इंडिया में क्या करते हैं, होली जलाने के काम आते हैं। यह मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। Then in case the government used repression, full disobedience will be launched. इसके अलावा many were concerned about the proposals. कुछ लोगों को ऐसा था विद इन द कांग्रेस कि ये नवंबर 1920 में उनको चाहिए था कि ये मूवमेंट जो है, तो देयर वाज अ फियर दैट देयर माइट बी वायोलेंस, बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट। मतलब किसी भी तरह को के वायोलेंस पे वो गांधी जी जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन इन नागपुर, तो नागपुर सेशन in December 1920, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद दिस ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में ये पास किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं द डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। स्टूडेंट्स आप ये इतना नोट डाउन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, बट आई हैव मेड इट शॉर्ट फॉर यू, प्लीज नोट इट डाउन। Now students, we are learning about the different strands, मतलब the different groups, strands मतलब groups within non-cooperation movement। ये मेन पार्ट है, ये खास करके पूछते हैं एग्जाम में कि अलग अलग ग्रुप्स ने किस तरह से रिएक्ट किया इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ये मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो टाउन्स में ये मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, टीचर्स ने रिजाइन किया, काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड इन मेनी एरियाज, बराबर। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लोथ बर्न्ड, इसकी वैल्यू ड्रॉप होती गई, बराबर। तो ये
सबसे पहले क्या हुआ, अर्लियर टाउन्स में फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड एंड बर्न्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स became less. इसके अलावा children left British schools and teachers resigned. इंडियन टीचर्स जो थे ब्रिटिश स्कूल्स में उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है. सो दिस इज हाउ द मूवमेंट टर्न्ड अप इन द टाउन्स. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई. गांधी जी ने जो बोला था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, तो उसके सामने पहनने का क्या है, तो गांधी जी ने बोला खादी कपड़ा पहनो. अब खादी कपड़ा जो था ना स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंसिव था, तो ये बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. तो धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स वापस यूज में आना शुरू हो गए, क्योंकि पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी क्लोथ, ठीक है. तो ये धीरे धीरे फिर ये मूवमेंट उस तरह से होने लगी कि कुछ ही लोग खादी क्लोथ को खरीद पाते थे. दूसरी चीज, चिल्ड्रन लेफ्ट ब्रिटिश स्कूल्स, टीचर्स रिजाइंड. ब्रिटिशर्स को क्या फर्क पड़ता है, इंडियंस ना पढ़े तो ना पढ़े. अब चिल्ड्रन घर पे बैठे बैठे करेंगे क्या, तो ये प्रॉब्लम. गांधी जी ने कुछ जगहों पे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस चालू किए, लेकिन सिर्फ 2-4 जगहों पे. पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश स्कूल्स थे वहां से स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए स्कूल्स. अब ब्रिटिशर्स उन बच्चों को वापस नहीं लेना चाहते थे, टीचर्स को वापस जॉब नहीं देना चाहते थे. टीचर्स के लिए कोई इंडियन स्कूल्स में ज्यादा जॉब्स नहीं थे, और अगर जॉब्स थे भी तो गांधी जी ने ऐसे स्कूल्स नहीं बनाए थे जहां पे ब्रिटिश स्कूल्स जितनी सैलरी दी जाए टीचर्स को. टीचर्स अपना घर कैसे चलाए. तो धीरे धीरे इन टीचर्स ने भी वापस ब्रिटिश स्कूल्स जाना शुरू कर दिया, और पेरेंट्स ने भी तंग आकर बोल दिया अपने बच्चों को, भाई इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तब मिलेगा, तुम लोग क्यों अनपढ़ गवार होते हो, जाओ अभी जो स्कूल है उसमें जाओ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, राइट. So these are some problems which were taken by the leaders. Now in the countryside मतलब villages, कंट्री साइड मतलब विलेजेस. अब विलेजेस में देखिए क्या हुआ. विलेजेस में अवध में बाबा रामचंद्र सन्यासी, इन अवध बाबा रामचंद्र लेड द मूवमेंट. इसमें औध किसान सभा, जिसमें विथ जवाहरलाल नेहरू ये एस्टैब्लिश हुआ था, बराबर. और इसके अलावा ये अवध में ये मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड हुआ, ठीक है, तो इसमें हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड. अब इसमें कुछ कुछ इंडियन मर्चेंट्स भी थे, तो ये एक प्रॉब्लम भी था. खाली ब्रिटिश मर्चेंट्स नहीं, इंडियन मर्चेंट्स भी. तालुकदार्स मतलब जो अपने लैंडलॉर्ड्स थे, अब उनके भी हाउसेस को अटैक किया गया बाय द पेजर्स. तो ये एक प्रॉब्लम भी था. कोई कोई इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे जो इनफैक्ट कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे थे, उन्हीं को लूटा गया. सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द कंट्री साइड मतलब विलेजेस, ठीक है. अब इसके अलावा दूसरा था इसमें कंट्री साइड में ही देखे जाए तो दूसरा है कंट्री साइड में द गुडेम हिल्स ऑफ ट्राइबल्स.
ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल्स हैड देयर guerrilla movements. इसमें था अल्लूरी सीताराम राजू, बराबर। इसने स्टार्ट किया ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। वुडे मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बराबर। इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन लोगों को ये प्रॉब्लम था कि फॉरेस्ट वेयर क्लोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द इंडियंस। तो इनको ऐसा लगता था कि जंगल हमारे घर है और गांधी जी ने हमारे लिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया है, और जितने भी ब्रिटिशर्स और ये जो डिक्कूज है, हमने इनके बारे में पढ़ा था, डिक्कूज मानते थे ये आउटसाइडर्स को, इन सबको हमें निकालना है। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने लिकर बैन करवाया। इसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल्स को बोला कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है। यस, ही एडवोकेटेड यूज ऑफ वायलेंस, ही एडवोकेटेड वायलेंस इन नेम ऑफ महात्मा। मतलब गांधी जी ने वायोलेंस करने का बोला है, ऐसा ये ट्राइबल्स को बोलते थे, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो ये एक और मूवमेंट हुआ, एंड फाइनली इसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्लूरी सीताराम राजू ये हैंग टू डेथ, बराबर, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो ये स्टूडेंट्स मूवमेंट है जो एक टाउन्स में हुआ था और एक कंट्री साइड में। कंट्री साइड में ये विलेजेस में और ये फॉरेस्ट में। तो स्टूडेंट्स आप ये प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, इस तरह से आप ये टेबल बनाइए, या फिर 3 हेडिंग्स बना दीजिए। एक टाउन्स का हेडिंग, कंट्री साइड में अवध का हेडिंग और कंट्री साइड में ट्राइबल्स का हेडिंग। ऐसे 3 हेडिंग्स बना के इसको लिखिए। नाउ स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग अबाउट द लास्ट स्ट्रैंड जो हुआ था प्लांटेशंस के लिए। ये लास्ट हेडिंग है, इन द प्लांटेशंस ऑफ असम। असम में स्टूडेंट्स ये टी के प्लांटेशंस होते थे, चाय के खेत के। अब वहां पे जो वर्कर्स थे, workers kept in chain, removed them and they marched towards कोलकाता। लेकिन till then the movement was called off due to Chauri Chaura incident, and they were beaten severely by the British. They were sent back to work. स्टूडेंट्स ये सबसे सैड इंसिडेंट हुआ था। वर्कर्स हु वर केप्ट इन चेन, ये प्लांटेशंस में जो वर्कर्स होते थे, टी प्लकर्स, इनको चेन्स में रखा जाता था। ये
इंडेंचर्ड लेबरर्स होते थे। इंडेंचर्ड लेबरर्स मतलब गुलाम, जिनको स्लेवरी की तरह रखा जाता था। इन्होंने सोचा कि हमें फ्रीडम मिल गई है, गांधी जी ने फ्रीडम दे दी है, इन्होंने अपने चेन्स रिमूव कर दिए एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स कोलकाता। कोलकाता की तरफ इन्होंने चलना शुरू कर दिया, भाई हम तो अभी फ्री हैं। लेकिन उसी वक्त चौरी चौड़ा इंसिडेंट हुआ। अब चौरी चौड़ा इंसिडेंट क्या है स्टूडेंट्स? चौरी चौड़ा इंसिडेंट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजें जो बुक में नहीं दी हुई है। चौरी चौड़ा इंसिडेंट में 21 पुलिसमैन फायर्ड अपॉन 5000 इंडियन सत्याग्रहीज। ध्यान से सुनिएगा, 21 ब्रिटिश पुलिसमैन फायर्ड ऑन अ पीसफुल क्राउड ऑफ 5000 सत्याग्रहीज। अब ये 5000 सत्याग्रहीज को क्या लगा पता है कि यार ये ब्रिटिशर्स जो है ये तो सिर्फ 21 है, हम 5000 है। ये सब सत्याग्रही अपने अपने घर पे गए, चूल्हे में से लकड़ियां निकाली, इन 21 पुलिसमैन को सराउंड किया एंड दे पुट देम इन देयर ओन पुलिस स्टेशन एंड दे बर्न्ड देम। 21 ब्रिटिश पुलिसमैन स्वाहा हो गए। अब ये एक वायोलेंट इंसिडेंट था, तो गांधी जी ने बोला अब ये इंसिडेंट हुआ है ना, मैं ये मूवमेंट बंद कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड उस टाइम के एक मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन करने वाले थे, वो भी उस टाइम पे कांग्रेस के सपोर्ट में थे और उन्होंने बोला कि हमने इतनी मेहनत की है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, मैं खुद मुस्लिम होके आपका सपोर्ट दे रहा हूं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, पूरा इंडिया एकजुट है, ऐसे 2-4 जगहों पे ऐसा होने दो, स्वाहा करने दो ब्रिटिशर्स को, लोगों को, अपने आप ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने एक ही चीज बोली कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर फ्रीडम, क्योंकि अगर वायोलेंस से फ्रीडम मिलना है, आई डोंट वांट एनी पार्ट ऑफ इट। क्योंकि गांधी जी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया से जाए, उनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए वापस आने का, उनके अंदर रिवेंज नहीं होना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, भाई अब तो हम जा रहे हैं लेकिन आएंगे सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने साल इंडिया ने स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो अब 20-25 साल और सही, बट नॉट बाय वायोलेंस। दिस इज व्हाट गांधी जी बिलीव्ड। और स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट्स भी बहुत खराब आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्प्लिट हो गया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के बारे में सजेशंस रखे, तो गांधी जी को बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि गांधी जी की वजह से पाकिस्तान बना, जबकि गांधी जी को यह कभी नहीं चाहिए था। लेकिन कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, जो लोग गांधी जी से डिसएग्री करते थे, सुभाष चंद्र बोस ही लेफ्ट कांग्रेस बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन गांधी जी वेज। सुभाष चंद्र बोस को क्या लगा कि भाई आप एक तरफ सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बोलते हो जॉब्स छोड़ दो, सब आपके लिए जॉब्स छोड़ दे, अरेस्ट हो जाए, वर्कर्स मार खाए, ट्राइबल्स मारे जाए, इतना सब होने के बाद आप बोलते हो मूवमेंट कॉल ऑफ कर दो। अब क्या मूवमेंट खाली आपका है? हम सबका नहीं है? हम सबने सेक्रीफाइस नहीं दिया? लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं दिया? तो सुभाष चंद्र बोस का भी पॉइंट तो सही था, बट दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। अब इसमें गांधी जी ने एक ही चीज बोली, उनका व्यू पॉइंट एक ही था कि ब्रिटिशर्स शुड नॉट हैव अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले भी जो जगहों से वायोलेंस की वजह से देश छोड़े थे, उन जगहों को वापस डबल पावर से अटैक किया था। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ब्रिटिशर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्पायर था, और दूसरी जगहों पे भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब जब वायोलेंस हुआ, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, लेकिन फिर वापस अटैक करके कैप्चर की। तो ये फिर चलता ही रहता। गांधी जी को ये नहीं चाहिए था। सो ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया। अब ये वर्कर्स का देखिए क्या हुआ, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स है, इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ पकड़ के मारा है और इनको वापस भेज दिया टू देयर वर्क।
So students, you can write down this, and we are stopping here today. In the next lecture, I will explain you the remaining part of the chapter. Till then, goodbye.